हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन वेक्टर अलजेब्रा को कंप्लीटली खत्म करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो अभी अपने पास में उतना ज़्यादा टाइम है नहीं, तो सारे पीवाईक्यूज कर पाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा टास्क हो जाता है। तो मैं यहाँ पे टोटल 8 पीवाईक्यूज लेके आया हूँ, जो कि पिछले रीसेंट ईयर्स के काफ़ी अच्छे पीवाईक्यूज हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीटेडली पूछे भी जाते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट भी यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपने बिल्कुल भी पीवाईक्यूज नहीं किए तो एटलीस्ट इन सारे पीवाईक्यूज के सॉल्यूशंस को आपको काफी अच्छे से समझना है, देखना है कि किस तरीके से हम कम से कम टाइम में अच्छा अप्रोच लगा के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सके। और अगर आपने ऑलरेडी पीवाईक्यूज कर रखे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि जिस मेथड से सॉल्व मैं करूंगा हो सकता है आपने वो वाला अप्रोच ना लगाया हो, तो वो वाली अप्रोच सीखना भी आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे अपने को क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में एक पॉइंट है जिसके द्वारा एक लाइन सेगमेंट P और Q का एक लाइन सेगमेंट बन रहा है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है। इसको A पॉइंट के द्वारा डिवाइड किया जा रहा है R:1 के रेशियो। ठीक है, और ये दे रखा है P का वर्टेक्स, Q का दे रखा है, यानी कि डायरेक्टली अपन यहाँ पे वेक्टर पोजीशन वेक्टर OP वेक्टर निकाल सकते हो और OQ वेक्टर भी निकाल सकते हो। मतलब यही जो है लिखा तो है, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्मेट में इसको डायरेक्टली लिख के अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब और हम यहां पे क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज, अगर मान लो मैं इनको सेपरेटली निकालू, जैसे कि यहां पे हमारे पास में ये क्या है, जैसे ए अगर मान लो मेरे को निकालना रहेगा, ओ ए वेक्टर अगर मेरे को चाहिए, जैसे कि यहां पे दे रखा है ना, ये क्वेश्चन में अपने को दिया भी नहीं, तो ओ ए वेक्टर अगर अपने को चाहिए तो हम यहां पे क्या करेंगे, ओ ए वेक्टर एक्चुअली देखो किस तरीके से निकालते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ पे कोई सी वेक्टर है, m:n का रेशियो, तो m को b से करते हैं मल्टीप्लाई, n को a से करते हैं और डिवाइड बाई m प्लस n करते हैं। तो यही कंसेप्ट अपने को यहां पे लगाना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, r इंटू ओ क्यू वैक्टर, मैं वेक्टर फॉर्म में इसको कर रहा हूं, 1 इंटू ओपी वैक्टर डिवाइड बाई r+1। ये हमारे पास में ओ ए वैक्टर आ चुका है। अब क्या करना है, इसका क्वेश्चन के बेसिस पे पहले इस वाली वैल्यू को मैं सेपरेटली निकाल दे रहा हूं। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ओ ए का डॉट कर दो ओ क्यू, तो डॉट किया तो r/r+1, ओ क्यू का डॉट विद ओ क्यू, तो ओ क्यू वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर प्लस में 1/r+1 आ जाएगा, यहां पे आएगा OP.OQ और ये जो OQ है, जैसे OQ वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मान लो मैं निकालूंगा तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, इस वैल्यू को 25 25 50, तो ये हो गया √150। वैसे ही अगर मैं यहां पे OP वेक्टर का OQ वेक्टर के साथ डॉट करूंगा तो यहां पे 5 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 10, तो ये -10, ये +20, तो यहां पे बचेगा 10। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, r/r+1 इंटू 150 प्लस 1/r+1 इंटू यहां पे आ जाएगा 10। ये आ रही है इस वाले पोर्शन की वैल्यू। अब अगले वाले पे आ जाओ। अगले वाले को निकालने के लिए हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि OP का क्रॉस विद OA है ना, OA वेक्टर जो मैंने अभी ये निकाला इसको ले लो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड देखने में लगेगा लेकिन थोड़ी देर में सबको सिंप्लीफाई हो जाएगा। r/r+1 यहां पे OQ वेक्टर आ गया, फिर 1/r+1 यहां पे OP वेक्टर। अब देखो, अब हम करते हैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट। जब इसका इसके साथ क्रॉस करोगे तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा r/r+1 और यहां पे हो जाएगा, सिंस यहां पे मॉड लगा है तो पूरे पे भी मॉड लगा हुआ होगा, है ना, तो पूरे पे मॉड लगा, तो यहां पे आएगा OP क्रॉस OQ, फिर प्लस 1/r+1, यहां पे क्या आएगा OP क्रॉस OP, किसी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होता है, ये खत्म ही हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास में क्या आ रहा है, r/r+1 इंटू OP क्रॉस OQ, ये आ जाएगा। और ये अपने को दे रखा है ना, तो यहां पे क्या आएगा, अच्छा एक्चुअली में इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मिस्टेक ये वाली कि यहां पे होल स्क्वायर है, ठीक है, यहां पे अपने को होल स्क्वायर दे रखा है ना। अब देखो, अगर यहां पे होल स्क्वायर तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी,
तो हम यहां पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये निकाल लो चलो कि OP क्रॉस OQ निकाल लेते हैं। OP क्रॉस OQ अगर मान लो मैं निकालूंगा तो यहां पे I J K कैप आ जाएगा और यहां पे आएगा -1 -1 2 5 5 10, तो -10 तो ये आ जाएगा -20 I कैप। J कैप के साथ बात करोगे तो अपने पास में क्या आएगा, -10 तो -20, लेकिन ये J कैप के साथ माइनस रहता है तो ये +20 आ जाएगा। K कैप के साथ बात करोगे तो 5 - 5 वो 0, ये आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ये तो 20√2 हो जाएगा। डायरेक्टली लिख सकते हैं ना भाई, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर और ये रूट, तो 20 बाहर तो √2। तो या फिर चाहो तो इसको वैसे भी देख लो कि अगर इसका पूरे का स्क्वायर करोगे तो 800 आ जाएगा, तो यानी कि R/R+1 का स्क्वायर इंटू 800। लेकिन क्वेश्चन में 1/5 भी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 1/5 भी कर दो, यहां पे भी 1/5, यहां पे भी 1/5, यहां पे भी 1/5, इसको किया तो यह है 160। अब देखो, अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू में हमारे पास क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू में हमारे पास में आ रहा है कि R 150R/R+1 प्लस, और यहां पे है 10। तो इसको ना अपन ऐसे कर देते हैं कि 150R + 10/R+1 माइनस, अब जो 1/5 के बाद सिंप्लीफाई किया है, यानी कि 160R² का होल स्क्वायर, ये 10 के बराबर है, तो अपने को R की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे अपन क्या करते हैं, 1/R+1 का होल स्क्वायर, इसको कॉमन ले लिया तो 150R + 10, ये जो है इसको R+1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट में 160R² आ रहा होगा, ये 10 आ जाए। अब देखो, तो हम यहां पे क्या करें, तो ये 1/R+1 का होल स्क्वायर हो गया, और यहां पे इसको करेंगे तो 150R² आ जाएगा, फिर आएगा प्लस 150R + 10R + 10 - 160R² = 10, ये हमारे पास में आ रहा है। मैं क्या करता हूं, 10 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो दोनों साइड में, या फिर 10 इधर से कॉमन ले लो, जिसका मतलब 0 0 0 0 ये सब खत्म हो जाना है, और ये जो 1/R+1 का होल स्क्वायर है इसको राइट में ले जाओ, तो यहां पे आ रहा है 15R² - 16R², फिर यहां पे आएगा प्लस R, प्लस में एक्चुअली में 15R और ये, तो 16R+1 = 10R² + 20R + 10। अच्छा, 10 तो कट ही गया ना, ये 10 भी तो गया, तो यहां पे आएगा R² + 2R + 1। अब देख लो, अब अगर अपन इसको देखें तो हमारे पास में क्या आ रहा है, इसको ना थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूं, एक सेकेंड बस। हाँ, तो हमारे पास में आ रहा है -R² प्लस, यहां पे आ जाएगा 16R, और यहां पे इस 1 से इस 1 को निपटा दो, ठीक है, और इस वैल्यू को लेफ्ट में ले आओ, तो यह आ जाएगा -R² - 2R = 0, तो -2R² + 14R = 0, तो यहां पे -2 को कॉमन ले लो, -2R को कॉमन ले लो, तो R - 7 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास में एक तो R की वैल्यू 0 आ रही है, एक आ रही है 7, 0 हो नहीं सकता क्योंकि बोला है R पॉजिटिव है, तो R की वैल्यू 7 होगी, जो कि बी ऑप्शन में अपने को दे रखी है, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या कह रहा है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल ABC है, उस ट्राइंगल की तीनों साइड्स को बताया है कि वो इन 3 वेक्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट कर रही, ठीक है। इस ट्राइंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर के बारे में बिल्कुल बात नहीं हो रही है, ये साइड्स के बारे में बात हो रही है। फिर कह रहा है कि अगर G उसका सेंट्रॉइड है तो इसका आउटपुट क्या बताना है, ठीक है। देखो, सबसे पहली चीज, अगर मान लो मेरे पास में इसका पोजीशन वेक्टर या पता होता, तो ये G वेक्टर का या सेंट्रॉइड का पोजीशन वेक्टर निकालने का सीधा सा फॉर्मूला ये होता है, ए तीनों का एवरेज, ठीक। लेकिन वो तब होता है जब अपने को पोजीशन वेक्टर पता होता है। यहां पे पोजीशन वेक्टर तो है ही नहीं, यहां पे तो कहानी ही थोड़ी अलग है। यहां पे हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास में
एक ट्राइंगल है इस तरीके से, और इस ट्राइंगल को मैं ए बी सी बोल देता हूं, और यहां पे ए बी वैक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ऐसे, चलो इस तरीके से कि ये 2 - 1 और 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। फिर अगली वाली साइड जो है वो हमारी रिप्रेजेंट हो जा रही है 1 - 3 - 5 से, और अगले वाले की अगर बात करोगे तो ये मेरे पास में इसका उल्टा यू तो आएगा नहीं, ये आएगा यू, है ना, जो कि 3 - 4 और 4। ऐसा क्यों आ रहा है, इसकी डायरेक्शन को समझ लो कि इस पोजीशन लाइन वाले वेक्टर को और इस वेक्टर को अगर मैं ऐड करूं तो ये इसके बराबर आ रहा है। जैसे लूप लो अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, अब इसकी डायरेक्शन अपोजिट और माइनस ये वेक्टर, सब कुछ इक्वल टू 0 अब हो पा रहा है। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी बदल दी जाए तो ट्वाइस टाइम हो जाता। इसी वजह से इनके डायरेक्शंस को मैं ऐसे लिया हूं। वैसे खास थोड़ा सा फर्क पड़ेगा इससे, है ना। क्या होगा कि अब मेरे को सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए ना सबसे आसान तरीका है कि मैं किसी एक को ओरिजिन कंसीडर कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट या ए वर्टेक्स जो है उसको मैं ओरिजिन मान लेता हूं। तो अब देखो, अब इसकी डायरेक्शन अगर ये है तो अपने को ए बी वैक्टर इसने दे रखा है। ए बी वैक्टर की बात करोगे तो वो एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए के बराबर आएगा, और वो ए बी वैक्टर अपने पास में 2, -1, ये है, तो यही अपना पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हो जाएगा। क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो है वो तो 0, 0, 0 है, तो उसका कोई लॉजिक ही नहीं, क्योंकि ओरिजिन हमने उसको कंसीडर कर लिया है। अब ऐसे ही सी वाला निकाल लेते हैं। सी वाले के लिए अगर मैं बात करूं तो अपने पास में क्या है, यहाँ पे किसी से भी निकाल सकते हो, कि मैं ए सी से इसी से निकाल लेता हूं, ए से इसी के रेस्पेक्ट में सबके बारे में बात कर लेते हैं। तो अपने पास में ए सी वैक्टर क्या है, एक्चुअली में ए बी वैक्टर की बात करोगे तो ये नहीं है, ये बी ए वैक्टर है, ठीक है। तो ए बी वैक्टर इसका नेगेटिव हो जाएगा, -2, 1 और -1। ऐसे ही ए सी वैक्टर की बात करोगे तो ये आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ए सी वैक्टर की जैसे ये इनिशियल होता है, ए टर्मिनल साइड होती है, लेकिन जब यहां पे हम देख रहे हैं तो यहां से तो स्टार्ट हो रहा है, खत्म तो यहां पे हो रहा है, तो ये तो बी ए वैक्टर हो गया। अब ए बी वैक्टर चाहिए तो इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास में आ जाएगा। तो ए सी वैक्टर की बात करें तो वही चीज इसने दे भी रखी है इसी डायरेक्शन में। तो मेरे पास में ए सी वैक्टर विच इज 1, -3, -5, अब यही हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। अब देखो अपने को ए बी और सी तीनों के पोजीशन वेक्टर निकल गए, तो मैं यहाँ पे जी सेंट्रोइड निकाल लेता हूँ जो सारे पोजीशन वेक्टर के एवरेज के बराबर होगा। तो पहला वेक्टर हमारे पास में ए ले लेते हैं 0, 0, 0, दूसरा बी ले लो जो कि -2, 1 और -1 होगा, थर्ड वाला सी ले लो जो कि 1, -3, -5 होगा, डिवाइड बाई 3 कर दो। तो अब देखो, तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो आई कैप के साथ में आएगा -2 + 1, तो ये -1/3 बच गया। फिर जे कैप के साथ बात करोगे तो हमारे पास में आ जाएगा -2/3। फिर के कैप के साथ अगर बात करोगे तो 1 + -6, तो ये -2 आ जाएगा। ये मेरे पास में आ रहा है। अब देखो, अब जो ये पूछ रहा है इसको निकाल लेते हैं, जिसके लिए अपने को ए जी स्क्वायर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ जी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब देखो ए तो ओरिजिन है, तो जी का जो है वही निकालना है अपने को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर प्लस इस 2 को ना मैं 6/3 ही लिखता हूँ, तो ये आ जाए। इसको देखो ये कितना है 1/9 प्लस 4/9 प्लस 36/9, तो ये हो गया 41/9। ऐसे ही बी जी का स्क्वायर, अब देखो b माइनस करना है जी में, -1/3 प्लस माइनस ऑफ -2, ये वाला, इसको -1/3 में से माइनस करोगे तो अपने पास में आएगा, चलो इसको कर ही लेते हैं। हाँ,
यहाँ पर जाएगा -1/3 प्लस 2 का स्क्वायर, फिर -2/3, फिर अगले वाला है 1 तो -1 का स्क्वायर, फिर उसके बाद अगले वाला हमारे पास में है -2 और -2 + 1 तो -1 का स्क्वायर। इसको देखोगे तो ये आ जाएगा -5/3 का स्क्वायर यानी कि 25/9, और फिर यहाँ पे देखोगे तो ये -5 तो ये भी 25/9 ही मेरे पास में हो जाएगा, और ये आ रहा है 1 जिसको मैं 9/9 कर देता हूँ, 25 50 हो गया तो ये आ जाएगा 59/9। ऐसे ही CG वेक्टर का स्क्वायर कर लो तो -1/3, अब जिसमें से C सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 है तो -1 आ जाएगा, फिर -2/3, यहाँ पे -3 है तो ये +3 हो जाना है, फिर यहाँ पे है -2 और यहाँ है -5 तो ये 3 हो गया इसका स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ये -4/3 हो गया तो 16/9 हो गया, फिर 9 - 2 7/3 यानी कि 49/9 हो गया, फिर ये आ गया 9 तो ये आ गया 9 तो ये 81/9 क्योंकि 9 का 3 का स्क्वायर है 9 आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 40 + 80 120 और 9 और 1 130 तो ये आ जाएगा 146/9। ये मेरे पास में आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन तीनों का सम करना है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 41/9 + 51/9 + 146/9 ये मेरे पास में आ रहा है। अब देखो इन दोनों की अगर बात करोगे 41 और ये 59 है, इन दोनों की अगर बात करोगे तो ये हो गया 100, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया 6 × 246/9। अब 2 3 और 3 से 8 2 तो ये हमारे पास में हो जाएगा 164, ये मेरे पास में आएगा, ठीक है। और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस भी कोलिनियरिटी, नॉन कोलिनियरिटी, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, उस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जाते हैं, जहां पे अपने पास में बोला है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक्स वेक्टर, वाई वेक्टर, दोनों नॉन जीरो वेक्टर, नॉन कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नॉन कोलिनियर, कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है कि एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर इस तरीके का हो सकता है, या फिर इसी डायरेक्शन में हो सकता है, जिसका मतलब किसी भी, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर को लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर पर लिख सकते हैं। इससे क्या होता है कि इस इक्वेशन में ये क्यों इस चीज को यूज कर रहा है ना। जब अपन किसी एक वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं तो उससे क्या होगा, जैसे ये क्या बोल रहे हैं कि ये वैल्यू, इसके साथ एक्स वेक्टर का कोफिशिएंट लिखा है ये वाला, है ना, ऐसे समझ लो। सेम तरीके से वाई वेक्टर कोफिशिएंट और एक्स क्रॉस वाई का। अब ये सब कुछ 0 के बराबर है। अब देखो, अब अगर मान लो कोलिनियर होते तो एक्स वेक्टर को इस रिलेशन के हेल्प से वाई के टर्म में लिख सकता, फिर ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो जाती। लेकिन ये कह रहा है कि कोलिनियर है ही नहीं। जब कोलिनियर ये दोनों वेक्टर्स नहीं है तो किसी एक वेक्टर को दूसरे के टर्म में हम नहीं लिख सकते, जो जैसे लिखा है वो वैसे ही है। और अब ये वैल्यू अगर 0 के बराबर है, जिसका मतलब क्या हो रहा है कि ये कहना चाह रहा है 0 i कैप + 0 j कैप + 0 k कैप इसके बराबर है। या फिर ऐसा बोल लो कि वैल्यू 0 ऑफ x वेक्टर + 0 ऑफ y वेक्टर + 0 ऑफ x क्रॉस y के बराबर है। अगर वहां पे i j और k के टर्म होता तो उसके कर देते। अब ऐसा है, जब ये ऐसा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये इक्वल टू 0 रहेगी, है ना। ये काफी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है कि a - 3 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस b - 4 अल्फा हो जाएगा प्लस c - 1 इक्वल्स टू 0। चलिए दूसरी इक्वेशन क्या कहते हैं, अब ये वाली टर्म भी होनी चाहिए, जिसका मतलब a - 3 बीटा स्क्वायर प्लस b - 4 बीटा प्लस c - 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। फिर ये भी होना चाहिए, तो ये क्या है, a - 3 गामा स्क्वायर प्लस b - 4 गामा प्लस c - 1 इक्वल टू 0। अब इनको देखो, ये तो एक्चुअली में ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना,
ये तीनों क्वाड्रेट, अल्फा स्क्वायर अल्फा कांस्टेंट, बीटा स्क्वायर बीटा कांस्टेंट, गामा स्क्वायर गामा कांस्टेंट, इनके कोफिशिएंट सेम है, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। मतलब कि a माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस 4 इंटू एक्स प्लस c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके तो केवल दो ही रूट पॉसिबल है ना, तीन तो हो नहीं सकते। यहां पे अगर देखोगे अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, गामा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जिसका मतलब इस इक्वेशन के तीन रूट हैं, अल्फा बीटा और गामा। लेकिन हम तो क्या पढ़े, क्वाड्रेटिक के तो दो ही रूट होते हैं। अगर यहाँ पे तीन रूट हो रहे हैं जिसका मतलब ये एक्चुअली में एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। जब अब आइडेंटिटी इक्वेशन का मतलब क्या होगी, अगर ये जीरो के बराबर है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो के बराबर होगी, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो, यही तो आइडेंटिटी इक्वेशन कहता है। यानी कि a माइनस 3 इक्वल्स टू 0, b माइनस 4 इक्वल्स टू 0, c माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये है पूरा राम कहानी इसका। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 1। अब इसका स्क्वायर करके सम करना है, तो क्या आएगा 9 प्लस 16 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो 25 26 डिवाइड बाई 2, तो ये आया 13। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाए। इस आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया। इसमें 3D का कंसेप्ट को भी इन्वॉल्व किया गया है। देखो यहाँ पे क्या बोला, अपने पास में ए वेक्टर दिया हुआ है और फिर बोला है कि ये एक्चुअली में इक्वल एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। जब भी कोई वेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाता है तो अपने को पता है उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, 1/√3 1/√3 1/√3। सिंस इसके बारे में बोला नहीं है कि यूनिट वेक्टर होगा तो ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, है ना। ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो गए तो इसके डायरेक्शन रेशियो कुछ भी हो सकते हैं जिसको अपन लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, लैम्डा/√3 लैम्डा/√3 लैम्डा/√3। तीनों वैल्यूज माइनस में भी हो सकती हैं बट अपन प्लस वाला केस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आएगा लैम्डा/√3 आई कैप प्लस लैम्डा/√3 जे कैप प्लस लैम्डा/√3 के कैप, ये अपने पास में आएगा। इसी को वेक्टर फॉर्म को एक तरीका और होता है लिखने का कि इस तरीके से लैम्डा/√3 लैम्डा/√3 लैम्डा/√3। अब ये एक्चुअली में पॉइंट जैसा होगा, जैसे अपन जनरली पॉइंट्स को लिखते थे, बस ऐसा वाला ब्रैकेट यहाँ पे लगाना रहता है। इससे क्या है कि अब ये देखने में थोड़ा सा आसान टाइप का अपने को लगेगा, थोड़ा कम टाइम भी लगेगा आई कैप जे कैप के कैप वगैरह लिखने के बजाय। अब देखो, अब अपने को क्या बोला है, अपने को बोला है कि अगर अब इस ए वेक्टर का इस वेक्टर के साथ मैं प्रोजेक्शन लेता हूं तो एक्चुअली में वो 7 आता है। तो अपने को प्रोजेक्शन के बारे में क्या पता है कि यहां पे लैम्डा/√3 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 का डॉट कर दो 3, 4, 0 के साथ और डिवाइड कर दो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर उस पर रूट, यानी कि सीधा सीधा 5, ये 7 के बराबर। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 लैम्डा/√3 प्लस 4 लैम्डा/√3 इज इक्वल टू 7 इंटू 5। अभी इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो 7 लैम्डा/√3 इज इक्वल टू 7 इंटू 5, 7 से गया 7, लैम्डा की वैल्यू आ गई 5√3। तो अब अपने पास में ए वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर अगर निकालोगे तो 5√3/√3 करोगे तो 5 5 5 5 5 5 ये अपने पास में आएगा। चाहो तो इसको लिख भी सकते हैं 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप, ये अपने पास में वेक्टर अभी आ चुका है। अब देखो, अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अब हमारे पास में एक और वेक्टर भी, वो वेक्टर एक्चुअली में जब ए वेक्टर को मैं 90 डिग्री रोटेट करता हूं तो मेरे को मिलता है, जिसका मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का पहले तो मैग्नीट्यूड बराबर है, दूसरा कि जो नया वेक्टर बन के आया और ए वेक्टर जो पुराना है उन दोनों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। फिर क्या बोला है, ए वेक्टर बी वेक्टर और एक्स एक्सिस जो है कोप्लेनर है। जब भी तीन वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं तो अपन क्या करते हैं, किसी भी एक वेक्टर को बाकी दो वेक्टर्स के टर्म में अपन लिख सकते हैं। सिंस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस आई कैप होती है, तो ये बी वेक्टर अपन ऐसा करके इसको लिख सकते हैं। अब देखो, अब अपने को एक्चुअली में यहाँ पे बी वेक्टर ही निकालना है, क्योंकि बी वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे निकालना, वो क्या होगा वो तभी पता चलेगा जब बी वेक्टर अपने को पता चलेगा। अब बी वेक्टर निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सिंस ये इक्वेशन अपने को मिल गई है तो मैं यहाँ पे एक्चुअली में इसका ए वेक्टर के साथ डॉट कर देता हूं। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ए डॉट बी मेरे को पता है तो ए डॉट बी आ जाएगा अल्फा इंटू ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ डॉट, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा
प्लस बीटा इंटू अल्फा ए वेक्टर का आई कैप के साथ डॉट करोगे, सिंस ये है तो 5 आएगा, ठीक है। 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 5 के कैप का डॉट आई कैप के साथ करोगे तो 5 ही आएगा, तो यहां पे 5 आ जाएगा। और अब देखो ये वैल्यू 0 के बराबर है यहां पे अल्फा, और ये अपने पास में कितना आ जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 25 25 75 की आ जाएगा, रूट इस पे है नहीं, प्लस 5 बीटा लिख दो इसको, है ना। ये अपने पास में रिलेशन आ रहा है, तो यहां से अपन बीटा और अल्फा का एक रिलेशन भी निकाल सकते हैं चाहे तो यहां से अगर अपन निकालेंगे तो बीटा इज इक्वल टू -75/5 अल्फा, यानी कि -15 अल्फा, ये अपने पास में बीटा की वैल्यू आ रही। अब बात करते हैं इसी इक्वेशन पे, है ना। इस इक्वेशन में अपन बी वेक्टर पे चलते हैं, तो बी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स, है ना, अल्फा टाइम्स 5 5 5, ये ए वेक्टर हो गया, माइनस बीटा की वैल्यू -15 अल्फा है, और यहां पे 1,0,0, ये अपने पास में आ रहा है। तो यहां पे अब इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या आएगा, 5 अल्फा -15 अल्फा, और फिर 5 अल्फा -0, उसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, 5 अल्फा -0, उसका भी कोई मतलब नहीं हुआ। तो अल्टीमेटली अपने पास में आ रहा है -10 अल्फा, 5 अल्फा और 5 अल्फा, ये अपने पास में बी वेक्टर की वैल्यू। अब लेकिन अभी पूरा अच्छी तरीके से वेक्टर आया नहीं, क्योंकि अल्फा अभी भी मिसिंग है, तो उसको निकालने के लिए अपन यहां पे क्या कर सकते हैं, सिंस ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है तो उनके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर भी बराबर होगा। तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर तो हमको पता है 75 है, बी वेक्टर का निकाल लो, ये कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो गया अल्फा स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा 25 अल्फा स्क्वायर, फिर आ जाएगा 25 अल्फा स्क्वायर, ये हो गया 150 अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 75 डिवाइड बाई 150, जिसका मतलब 1/2, अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 अपने पास में आ जाएगी। अब चाहे प्लस ले लो माइनस ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बी वेक्टर के बारे में एक बार थोड़ी सी और बात करते हैं। बी वेक्टर को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यहां पे माइनस, देखो यहां पे 5 अल्फा को अगर मैं बाहर ले लूं तो -2,1,1 ये भी लिख सकता हूं। अब अल्फा की वैल्यू यहां पे डाल देते हैं, तो यहां पे आ जाएगा माइनस, अगर है और ये प्लस माइनस में आ रहा है तो वैल्यू माइनस प्लस में हो जाएगी 5/√2, और यहां पे आएगा -2 1 और 1, ये अपने पास में बी वेक्टर आएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि अब 3i + 4j के साथ इसका डॉट अपने को करना है, तो -5/√2, माइनस प्लस में है ये वैल्यू, -2 1 1, इसका डॉट अपने को 3,4,0 के साथ करना है, और नीचे तो अभी भी 5 ही आएगा। इस 5 से इस 5 को निपटा देते हैं, तो अभी देखो माइनस प्लस में अगर बात करोगे तो अब अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे -6, देखो ये 1/√2 तो ये तो आ ही गया, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो +4, तो अपने पास में आ रहा है माइनस, ये एक्चुअली में माइनस प्लस है, माइनस प्लस है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सारे के सारे आउटपुट पॉजिटिव में दे रखे हैं, सीधा पॉजिटिव भी लोगे तो भी हो गया, है ना, 1/√2, और यहाँ पे बात करोगे तो -2, तो ये माइनस प्लस जो है एक्चुअली में प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2 डिवाइड बाई √2, यानी कि प्लस माइनस √2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे होते तो +√2 और -√2, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गए, बट सिंस यहाँ पे केवल और केवल +√2 दे रखा, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, जो देखने में काफी ज्यादा डरावना लग रहा है। यहाँ पे क्या बोला है, हमारे पास में पोजीशन वेक्टर्स हैं एक ट्राइंगल के, ठीक है, ट्राइंगल के वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है। फिर बोला है कि अगर हमको ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर के भी पोजीशन वेक्टर दे दिए गए हैं तो अल्फा बीटा इनकी वैल्यूज निकालनी है और इस रिलेशन को देखना। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे देखो काफी बेसिक्स अप्रोच यहाँ पे अपन क्या लगा सकते हैं, जब अपने को ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स दे रखे होते हैं तो सेंट्रोइड अगर निकालना है तो तीनों का एवरेज होता है, फिर चाहे कुछ भी वर्टेक्स वो हो रहे हैं। तो यहाँ पे 4 -5 और +2, तो ये कितना बच गया, 4 और 2 हो गया 6, 6 में से 5 गया तो 1 बच गया P, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे Q 2Q हो गया, इसमें से एक Q गया तो Q वेक्टर बचा। फिर R पे आ जाओ,
माइनस, देखो साथ साथ में लिख के तब सिंप्लीफाई करते हैं तो टाइम ज्यादा लगता है, अपन यहाँ पे एक एक को देख के भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -3 +2 और +2, +2 और +2 को एक साथ लोगे तो 4 आ आएगा, उसमें से 3 घटा दो तो 1 बचेगा। ये आ गया पोजीशन वेक्टर किसका, सेंट्रॉइड का। अब अपने को एक रिलेशन याद होना चाहिए कि अगर यहां पे ऑर्थो सेंटर है, यहां पे सरकम सेंटर है, बीच में सेंट्रॉइड है, तो 2:1 के रेशियो में ये इसको डिवाइड करता है, ये हमको पता है। ऑर्थो सेंटर हमको पता है, हाँ देखो ऑर्थो सेंटर हमको पता है, ये क्या दे रखा है, PQ+4। इसके बारे में बात करोगे तो अल्फा P वेक्टर प्लस बीटा Q वेक्टर प्लस गामा R वेक्टर, ये दे रखा है। इसकी बात करोगे तो PQ+R वेक्टर, ये दे रखा है। अब हम कैसे निकालते हैं, हम यहां पे करते हैं कि जो सेंट्रॉइड निकल के आएगा P वेक्टर Q वेक्टर प्लस R वेक्टर बाय 3, ये एक्चुअली में 2 को मल्टीप्लाई कर दो C का पोजीशन वेक्टर से, तो 2 इंटू यहां पे क्या आ जाएगा, C का पोजीशन वेक्टर, ठीक है मैं इसको C लिख दे रहा हूं, C वेक्टर प्लस 1 इंटू O वेक्टर डिवाइड बाय 3, ठीक है। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज अपने को क्या करना है यहाँ पे कि जैसे 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 अल्फा P वेक्टर प्लस 2 बीटा Q वेक्टर प्लस 2 गामा R वेक्टर, प्लस में यहां पे आएगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर बाई 4, ये हमारे पास में आ रहा है, डिवाइड बाई 3 आ रहा है, तो ये PQ+R बाई 3। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, P वेक्टर के साथ जो भी लिखा है ना उन सबको कॉमन ले लो, तो यहां पे क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 1/4, ये P वेक्टर के साथ लिखा है। सेम तरीके से 2 बीटा प्लस 1/4 इसके Q वेक्टर के साथ लिखा है, और 2 गामा प्लस 1/4 ये R वेक्टर के साथ लिखा है, ये बाई 3 है, ये इसके बराबर है ये वाली वैल्यू के। तो अब अगर अपन यहां पे कंपेयर करेंगे तो यहां से क्या आएगा, 2 अल्फा प्लस 1/4 एक्चुअली में 1 के बराबर है, तो यहां से क्या आया 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 3/8। लगभग देखो ये ऐसा ही सीन इधर भी है इधर भी है, जिसका मतलब बीटा की वैल्यू भी 3/8 और गामा की वैल्यू भी 3/8। अब क्या बोल रहा है, अब अपने को वैल्यू निकालनी है इसकी, तो यहां पे हम क्या करते हैं 1/8 को बाहर ले लो, और अल्फा के साथ में भी 3 आएगा, बीटा के साथ में भी 3 आएगा, गामा के साथ 3 आएगा, तो यहां पे कुछ मल्टीप्लाई में नहीं है तो ये 3 आएगा। फिर यहां पे 2 मल्टीप्लाई में है तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, यहां पे 5 मल्टीप्लाई में तो ये 15 आ जाएगा, तो ये आ गया 24/8 यानी कि 3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहे हैं, हमको बोला है कि हमारे पास में A एक वेक्टर है, फिर से B वेक्टर दे रखा है, अब C वेक्टर भी यहां पे दिया हुआ है जिसमें लैम्बडा और म्यू दो अननोन वैल्यू, फिर कह रहा है कि D कैप मेरे पास में एक यूनिट वेक्टर है जिसका A के साथ क्रॉस कर लो या B के साथ कर लो, दोनों वैल्यूज इक्वल आती हैं और ये C डॉट D कैप 1 है। उसके अलावा यहाँ पे C जो है वेक्टर A वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर, तो ये आउटपुट हमको बताना है। अब देखो इसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सबसे पहली चीज तो ना ये दे रखा है ना, तो जिसका मतलब C डॉट A वेक्टर 0 होगा। अब एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 0 है ना, फिर आ जाएगा लैम्बडा, फिर आएगा म्यू, ये सब इक्वल्स टू 0, मतलब लैम्बडा इक्वल्स टू माइनस म्यू है मेरे पास, इतना मेरे को पता चल गया। दूसरा केस, अब ये इक्वेशन जो दे रखी है ना, हम इसको सबको लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये क्या हो जाएगा A क्रॉस D कैप माइनस B क्रॉस D कैप इक्वल्स टू 0। यहां से क्या आएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर का क्रॉस विद D कैप इक्वल्स टू 0। तो अगर ऐसा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, दोनों वेक्टर्स A माइनस B एक्चुअली में एक सिंगल वेक्टर होगा कोई, दूसरा D कैप है, दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा 0 है यानी कि कोप्लेनर वेक्टर है। जब ऐसा होता है तो हम या तो इस वेक्टर को इसके टर्म में लिख दो या D कैप को इसके टर्म में लिख दो। सिंस मेरे को D कैप अननोन है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ D कैप एक्चुअली में लैम्बडा टाइम्स हमारे पास में हो जाएगा A वेक्टर माइनस B वेक्टर। इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि दोनों वेक्टर्स अगर यहाँ पे
पैरेलल रहेंगे, अच्छा ये वाला भी लगा सकते हो, कोप्लेनरिटी के अलावा ये वाला भी बोल सकते हैं हम कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल रहेंगे तभी जाके इन दोनों के बीच का एंगल 0 रहेगा और तभी जाके क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के बराबर है। अब मेरे पास में डी वेक्टर की वैल्यू आ गई। डी वेक्टर को निकालने के लिए अपन डी कैप बोल दे रहा हूं अभी इसको, क्योंकि यहां पे हम केवल यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो लैम्डा टाइम्स, अब ए वेक्टर बी माइनस बी वेक्टर कर दो, तो 1 माइनस 3 तो -2, 1 माइनस 2 तो -1, 1 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 2। तो मेरे पास डी कैप आ गया -2 लैम्डा माइनस लैम्डा और 2 लैम्डा, ये अपने पास में डी कैप आया हुआ, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, अब हमारे पास में यहां पे ये वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये लैम्डा और म्यू दोनों अपने पास में है ही। अच्छा यहां पे ये वाला लगा दो ना कि डी कैप जो है हमने जो निकाला है ये एक्चुअली में एक यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा तो हमारे पास में ये कितना आएगा, -2 लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा का स्क्वायर, ये 1 के बराबर है। इस पे रूट कर दो, चलो तो ये अपने पास में आ जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर, जिसका ये हटाओगे तो ये आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू 1/3 आ जाएगी, जिससे सीधा मेरे पास में डी कैप आ गया जो कि आ जाएगा -2/3 -1/3 और +2/3। ये हमारे पास में डी आ चुका है। अब अच्छा यहां पे ना एक चीज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यहां पे भी लैम्डा है, यहां पे ऑलरेडी लैम्डा है, तो मैं इसको अल्फा ले लेता हूं। जब मैंने ये अल्फा लिया तो ये अल्फा आया यहाँ पे भी हर जगह ये अल्फा ही आ रहा है ना, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो लैम्डा और इस लैम्डा की वैल्यू अलग अलग, ये अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास में यहां पे आ चुका है सीधा सीधा। अब देखो डी वेक्टर मेरे पास में आ चुका है, और डी वेक्टर को अब अगर मान लो मैं यहां पे अप्लाई करता हूं कि सी डॉट डी कैप जो है वो 1 के बराबर भी है, तो ये वाला अप्लाई कर देते हैं यहां पे कि हमारे पास सी वेक्टर का डॉट विद डी कैप इक्वल्स टू 1, तो ये आ जाएगा, पहले वाला तो 0 हो जाना है, फिर दूसरा लैम्डा जे कैप को इससे मल्टीप्लाई तो -λ/3 हो जाएगा, और फिर म्यू से कर रहे हैं तो यहां पे म्यू को देखो मेरे पास ये है लैम्डा इक्वल्स टू माइनस म्यू, तो या फिर ऐसा बोल सकता हूं म्यू इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, तो मैं यहां पे -2 λ/3 इक्वल्स टू 1, तो यहां पे क्या आ गया -3 लैम्डा, यहां पे आ रहा है -3 λ/3 इक्वल्स टू 1, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू -1 तो म्यू की वैल्यू 1। अब सब कुछ आ चुका है हमारे पास, अब ये निकालना है, तो यहां पे आ जाएगा 3 इंटू -1, ये आ गया डी कैप, प्लस म्यू की वैल्यू जो है वो 1 है, हाँ म्यू की वैल्यू 1 है, तो ये सी वेक्टर हो जाना है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसको लिख देता हूं -3 डी कैप प्लस सी वेक्टर, ये है। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। जैसे ही मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो अब यहां पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को होल स्क्वायर से अपन इसको खोल देते हैं, जिससे हो जाएगा 9 डी कैप का होल स्क्वायर प्लस सी वेक्टर का स्क्वायर -6 सी वेक्टर डॉट डी कैप, तो ये हमारे पास 9 आ गया, इसकी वैल्यू 1 है। सी वेक्टर का स्क्वायर की बात करोगे तो हमारे पास सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा लैम्डा का स्क्वायर प्लस माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ये आ गया 2 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की वैल्यू -1 तो ये 2 आ जाएगा, तो ये मेरे पास में 2 आ जाएगा, और माइनस यहां पे हमारे पास में इसकी वैल्यू 1 है तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा, ठीक है। तो 9 प्लस, तो ये हमारे पास 5 हो गया, लेकिन यहां पे कहीं कोई मिस्टेक हुआ होगा लग रहा है। अच्छा हाँ सही, यहां पे 5 ही आएगा, एक्चुअली में ये ऑप्शंस इसके नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा है, ये न्यूमेरिकल इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन में पूछा गया था, तो 5 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए वेक्टर अपने को दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर कुछ इस तरीके से है, और ये वैल्यू की आउटपुट ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू अपने को बतानी। सबसे पहले इसी का यूज करते हैं। इसका देखो ये तो काफी स्टैंडर्ड सही फॉर्मेट है, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्या पता है, ये करना है कि ये सी क्रॉस बी है तो इसको लेफ्ट में ले आओ,
तो ए क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। अब इसको ना अपन ऐसे लिखते हैं प्लस में बी क्रॉस सी, क्योंकि प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का क्रॉस प्रोडक्ट पे इंपैक्ट पड़ता है। जो वेक्टर क्रॉस के बाद लिखा है वो बाद में ही होना चाहिए, तभी जाके उसको अपन सही से देख पाते हैं, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होती। इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट को खोलोगे तो ऊपर पहुंच जाओगे, मतलब यहां पहुंच जाओगे। अब देखो अब क्या होगा, सिंस ये 0 के बराबर है तो मैं यहां पे ऐसा बोल सकता हूं इस वेक्टर के, देखो ए वेक्टर 0 नहीं है, बी वेक्टर 0 नहीं है, सी वेक्टर भी 0 नहीं है ना। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं कि अगर ये 0 के बराबर था एक्चुअली तभी हो पाएगा जब इसका और इसके बीच का एंगल 0 रहेगा, है ना, साइन 0 की वजह से। तो यहां पे ये वेक्टर के पैरेलल रहेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये अपने पास में कंडीशन आई। बस अब हो गया। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक बार निकाल लो, निकालोगे तो क्या आएगा, 2 और 3 ये 5 हो गया, और -1 -5 -6 हो गया, 3 और 1 4 हो गया। तो सी वेक्टर मेरे पास में क्या आ गया, 5 लैम्बडा -6 लैम्बडा और 4 लैम्बडा, ये हमारे पास में सी वेक्टर है। अब दूसरा चीज क्या है, ये वाली इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो ए डॉट बी आएगा, फिर आएगा, फिर इसका लास्ट वाले के साथ प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, फिर प्लस सी डॉट बी हो जाएगा, फिर आएगा सी वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू 168। ए डॉट बी की बात करोगे तो ये आएगा 6 + 5 + 3, 6 + 5 + 3 14 हो गया ये, तो ये 14 आ गया। और हम यहां पे क्या कर सकते हैं, ए डॉट सी, ए डॉट सी की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास। अब अगर वैल्यू नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम यहां पे देखो क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। इसका यूज करने का मतलब जैसे ए डॉट बी की वैल्यू मेरे को पता है, ये तो 14 हो गया, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट विद सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये तो हम कर पाएंगे यहाँ पे कि लैम्बडा को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये आ रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 168। तो ये 14 हो गया। अब सी वेक्टर के बारे में हमको पता है कि ये देखो यहाँ पे इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख दिया, यहाँ पे लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो गया, और ये आएगा लैम्बडा स्क्वायर के साथ में 25 36 16, ये हो जाएगा 77 168, ये अपने पास में आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपन करते हैं, चलो आगे चल के देखो, इसको देखोगे तो ये एक्चुअली में क्या है, लैम्बडा टाइम्स यहां पे आएगा 14 प्लस लैम्बडा टाइम्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, जो कि एक्चुअली में सी वेक्टर के स्क्वायर के ही बराबर रहेगा, ये पूरी वैल्यू है ना। तो यहां पे चाहो तो उसको चलो अलग तरीके से देख लेंगे, यहां पे आएगा लैम्बडा स्क्वायर 77 लैम्बडा स्क्वायर कर देता हूं, ये आएगा 168 के बराबर। ए प्लस बी अभी अपन ने निकाला है, ए प्लस बी ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जिसका मतलब ये जो लिखा है यही आउटपुट आने वाला है, जिसका मतलब यहां पे भी अपन ये लिख सकते हैं कि ये आ गया 14 प्लस लैम्बडा इंटू 77, तो यहां पे आ जाएगा 77 लैम्बडा प्लस 77 का स्क्वायर माइनस 168, तो यहां पे आ रहा है 77 स्क्वायर प्लस 77 लैम्बडा माइनस 154 बच जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये हो गया, तो 77 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं, लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा -2 ये आएगा, ये चला गया, तो लैम्बडा स्क्वायर प्लस लैम्बडा -2 इक्वल टू 0, एक फैक्टर लैम्बडा +2 हो जाएगा, एक हो जाएगा लैम्बडा -1, ये हमारे पास में इसकी वैल्यू आई, ये इक्वल टू 0, तो लैम्बडा की वैल्यू -2 और 1 आ रही, हाँ लैम्बडा की वैल्यू -2 और 1 मेरे पास में आ रही है। अब मेरे को सी वेक्टर चाहिए, सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर की बात करोगे तो वो एक्चुअली में कितना है, लैम्बडा 77 लैम्बडा स्क्वायर के बराबर, यही तो है। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, सी वेक्टर का स्क्वायर 77 लैम्बडा स्क्वायर, ये मैक्सिमम चाहिए, ये मैक्सिमम कब रहेगा, जब लैम्बडा की वैल्यू -2 रहेगी, -2 अगर रहेगी तो 77 × 4 ये आ जाएगा हाँ 308, जो कि सी ऑप्शन में अपने को दे रहा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो ये बॉक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे बॉक्स प्रोडक्ट की काफी सारी प्रॉपर्टीज का यूज यहाँ पे किया गया। एक तो ये आउटपुट पूछा है, यहाँ पे 3 अपने पास में नॉन कोप्लेनर वेक्टर है। क्यों? कोप्लेनर वेक्टर अगर होते तो बॉक्स प्रोडक्ट 0 है ना, वैसा वो 0 हो नहीं रहा। ABC अगर 3 कोप्लेनर वेक्टर होते तो तीनों के बॉक्स प्रोडक्ट इक्वल टू 0 होता। अब यहाँ पे देखो, इसको खोलने का तरीका क्या होता है? एक तरीका तो ये होता है कि एक एक को करते जाओ, है ना, बट यहाँ पे एक चीज और मैं बता देता हूं कि ये एक सिंगल वेक्टर है, इसको अल्फा वेक्टर बोल दूं, इसको बीटा वेक्टर बोल दूं, इसको गामा वेक्टर। तो ये क्या लिखा है? अल्फा क्रॉस बीटा का डॉट विद गामा। और हमको क्या पता है? बॉक्स प्रोडक्ट में हमको ये पता है कि डॉट और क्रॉस का जो साइन है इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब अल्फा डॉट बीटा क्रॉस गामा, ये लिख लो, क्या ही फर्क पड़ता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और यहां पे एक चीज हमको पता है कि इसको हम अल्फा बीटा गामा ऐसे लिख सकते हैं, और इसको दो यानी कि बीटा गामा अल्फा ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ये भी बराबर होता है गामा अल्फा बीटा। ये तीनों, ये सब प्रॉपर्टीज की बात होती है। अब देखो, मैं यहां पे इसको बेसिक अप्रोच से करता हूं। बेसिक अप्रोच मतलब कि पूरा यहां पे इसको खोल के जो करते हैं उससे नहीं करते हैं, चलो ठीक, उससे करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, उतना अपने करना। अपन सीधा सीधा यहाँ पे देखो, अपने को क्या पता है? बॉक्स प्रोडक्ट में जब भी 2 वेक्टर सेम आएंगे खेल खत्म हो जाना है, क्योंकि उसके बॉक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इसको खोलोगे तो ए का क्रॉस पहले बी के साथ हो रहा होगा, फिर सी के साथ होगा, तो ये क्या बनेगा? ये हमको देगा ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब ए का बी के साथ क्रॉस हुआ, सी के साथ हमने कर दिया अभी, अब इसको हटा देते हैं, सी के साथ हो चुका है तो अब वापस इसके साथ करते हैं। अब अगले वाले के साथ जैसे ही करेंगे तो ए और ए वेक्टर तो सेम है, 2 वेक्टर सेम आ गए, जिसका मतलब इसकी वैल्यू 0, तो ये कोई मीनिंग ही नहीं है उसका, ठीक है। ऐसे अपने को करना है। फिर इसके बाद थर्ड वाले पे चलेंगे तो यहां पे भी बी और बी 2 बार आगे सेम वेक्टर, तो इसकी वैल्यू भी 0, तो ये तो हो गया इसका खेल खत्म, ठीक है। अब बी के साथ हो गया ए का, है ना। अब अपन सी पे चलते हैं। अब ए सी, इसके बाद देखो, अब सी का फिर एक बार सी के साथ करोगे 0 हो जाएगा, इसको अपन लेंगे ही नहीं, है ना। फिर उसके बाद में ए के साथ करोगे तो ए यहां पे भी है, लास्ट में भी आ गया, फिर 0 हो जाएगा, इसको भी नहीं लेंगे। फिर उसके बाद में बी आएगा, है ना। तो ए सी बी, और कांस्टेंट के देखो, जैसे अगर मान लो के कांस्टेंट होता है इस बॉक्स में, तो के को अपन बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे के के साथ एम होता, एन होता, तो के इंटू एम इंटू एन, ये पूरा पूरा बाहर आ जाता है। तो वैसे ही सेम चीज यहाँ पे कितना कांस्टेंट है? 2 और 3, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 हमारे पास में आएगा, और इसमें क्या आएगा? ए सी बी, ये इसका बॉक्स होगा, ठीक है। अब ये तो था पहला, इस वजह से अपन ने इसको इतना समझ के किया। अब देखो डायरेक्ट करेंगे कि पहले में मेरे को, जैसे यहां से ए के साथ पूरा प्रोसेस अपन कंप्लीट कर चुके हैं, बी के साथ अगर मान लो मेरे को करना है तो बी के साथ बी, अब चाहे आगे कुछ भी हो, 2 वेक्टर यहीं पे सेम हो गए, तो यहां से कोई भी लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा 0 रहेगा, इसको अपन लेंगे ही नहीं। तो इसका इसके साथ सी के साथ लेंगे, जब सी के साथ लेंगे तो बी और सी आ गया, तो अब यहां पे केवल ए पे अपने को फोकस रखना है, अदरवाइज बाकी दोनों वाली 0 हो जाएंगी। तो यहां पे कांस्टेंट देखो, 2 4 और 2 8, तो 8 आएगा, उसके साथ आएगा बी सी ए, ठीक है। ये इसका खेल खत्म हो जाएगा। फिर इधर आ जाओ, बी ए, है ना, सी हो गया, बी हो गया, और अब ए पे आओ। अब ए पे अगर मैं आ रहा हूं तो केवल मेरे को सी पे फोकस रखना है, बाकी दोनों में तो ए और बी रहेगा, तो वो तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो यहां पे बी ए सी, तो बी ए सी की बात करोगे तो अब फिर यहां पे क्या आ रहा है? 2 और 3 यानी कि 6, है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूं यहां पे, तो यहां पे आ रहा है बी ए, हाँ बी ए सी, ये हो गया। बी वाला सारा का सारा खत्म हो गया। अब इधर आ जाओ, अब सी वाले पे बात कर लेते हैं। सी बी, उसके बाद ए वाला देखना है मेरे को। सी बी ए की बात करोगे तो 3 और 3 6, है ना, 3 दूनी 6 यहां पे आएगा, सी बी ए, ये हो गया, ठीक है। और फिर इसके बाद कोई भी मतलब ही नहीं रहेगा। फिर यहां पर सी का सी के साथ देखने से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो 0 यहीं पे हो गया। सी का ए के साथ देखते हैं, तो इधर मेरे को बी चाहिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा? 3 3 3, 27 हो जाएगा, और यहां पे आएगा सी ए बी, ये इक्वल्स टू 54 है। अब देखो, अब अपने को पता है ए बी सी हो या बी सी ए हो या सी ए बी, तीनों बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 27, 8 और 1 9, 36, है ना।
ये हो गया 36 ABC लिख देता हूं सबको, और ACB और ABC, यहां पे केवल दो को इंटरचेंज किया ना, जिसका मतलब माइनस ऑफ ABC के बराबर है, -6 ABC। ऐसे ही CAB और CBA, यहां पे भी ये माइनस आएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा, और यहां पे भी इसको BCA करोगे, इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो -6, तो -6 -6 -6 यानी कि -18 ये ABC के बराबर हो जाएगा, तो यहां पे आया 54। तो हमारे पास 18 बॉक्स ऑफ ABC 54 के बराबर आ गया, तो ABC के बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई 3। अब देखो, और ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है ना, ये एक्चुअली में बताती है बॉक्स ऑफ ABC के स्क्वायर को, यानी कि 3 का स्क्वायर जो कि 9 है, और खत्म। इतने में हो गया ये क्वेश्चन। ठीक, यहां पे जो बॉक्स प्रोडक्ट को किस तरीके, जब इस तरीके के बॉक्स प्रोडक्ट दे रखे होते हैं तो कैसे अपने को सॉल्व करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।